सो स्टूडेंट्स, हम लोग एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 जो एनसीईआरटी है बच्चों, हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो क्लास 12 की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है, हम लोग 1 बाय 1 एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है उनके जो कंसेप्ट है वो हम मतलब क्या करेंगे कि टॉपिक के साथ ही लेते रहेंगे। मतलब जैसे हमने कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन पिक किया तो हम उसका कंसेप्ट पहले समझेंगे और फिर हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो है स्टूडेंट्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो पहले तो हम समझ लें कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो एक फंडामेंटल लॉ है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक फंडामेंटल लॉ है नेचर का। तो ये होता क्या है? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, इसका जो स्टेटमेंट होता है, तो अगर एग्जाम में आता है कि राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो हम इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल चार्ज। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remain constant, remain constant, or you can say conserved, remain constant or you can say conserved। तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड, ये चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि जो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम जो हमने लिखा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम जो है, तो सबसे पहले हम लोग क्या है, एक बाउंड्री डिसाइड कर दी हमने। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द सिस्टम बाउंड्री। तो इसके अंदर जो है ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम, ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, ये इसकी बाउंड्री है। अब इसका मतलब ये है कि बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, इसके अंदर नेट चार्ज या टोटल चार्ज का कोई फ्लो नहीं होना चाहिए। ना तो बाहर से अंदर कोई टोटल चार्ज आना चाहिए, ना अंदर से बाहर कोई टोटल चार्ज जाना चाहिए। हाँ, इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास Q1 चार्ज है, इसके पास Q2 चार्ज है, तीसरा कोई ऑब्जेक्ट है, इसके पास Q3 चार्ज है, लेकिन ये इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर का पार्ट है। अब ये आपस में चार्ज का एक्सचेंज कर सकते हैं, ये आपस में चार्ज का एक्सचेंज कर सकते हैं, ये आपस में चार्ज का एक्सचेंज कर सकते हैं। और एक्सचेंज करने के बाद हो सकता है कि इनके पास बाद में चार्ज कुछ अलग हो जाए। जैसे अगर हम बात करें तो अभी इन पे हमने बनाया है कि अभी इन पे चार्ज Q1, Q2, Q3 है, लेकिन थोड़ी देर बाद हो सकता है कि जो हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये वाली जो हमने बनाई है फर्स्ट वाली ऑब्जेक्ट, इस पे चार्ज जो है वो थोड़ी देर बाद, सपोज़ करें कि थोड़ी देर बाद वो चार्ज का वैल्यू इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास Q1 से चेंज होके Q1 डैश हो गया, इस पे Q2 डैश हो गया, इस पे Q3। अब सिस्टम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है उन पे चार्ज चेंज हो सकते हैं, लेकिन पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज इनिशियल और फाइनल जब कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम ही आएगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड। तो अगर हम इसमें देखें तो हम लिख सकते हैं कि Q टोटल, टोटल चार्ज इनिशियली इक्वल टू टोटल चार्ज फाइनल। अब अगर मान लो कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया तो इसमें टोटल इनिशियल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो मेरे पास में इनिशियल चार्ज है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इन जो सिस्टम के अंदर जो बॉडीज़ है वो आपस में एक्सचेंज कर सकती है। तो इस पे हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश, लेकिन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स पे तो चेंज हो गया। बट अगर आप सम करेंगे तो इनिशियल और फाइनल बराबर ही
आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल कि इनिशियल चार्जेस को आप ऐड करें तो फाइनल चार्जेस को ऐड करें तो वो इक्वल ही आएंगे। जैसे सपोज करें कि जैसे सीबीएसई में एक बार क्वेश्चन पूछा था जस्ट रिसेंटली कि स्पेयर्स के पास जो चार्जेस था तो उसमें जैसे कुछ वैल्यूज़ थे इस टाइप से 5p + 5p + 7e और लेट से -3e। फिर उन्होंने बाद डिफरेंट ऑप्शंस दिए थे और डिफरेंट बोला कि इन स्पेयर्स को आपस में हम लोगों ने टच कराया और टच कराने के बाद जो टोटल चार्ज है, टच कराने के बाद में फिर उन स्पेयर्स पे कौन सा चार्ज पॉसिबल है। तो इसमें बेसिकली यही लॉजिक लग रहा था कि ये जो हमारे पास चार्जेस इन्होंने दिए हैं, ये वाले जो चार्जेस इन्होंने दिए हैं, अगर हम इसको एक सिस्टम मान के क्यों टोटल करें तो टोटल करते हैं तो 7 + 5 हमारे पास आता है 12 और 12 - 3 करते हैं हम तो प्लस का 9 ही चार्ज आता है। तो हमारे पास जो चार ऑप्शंस थे ए, बी, सी और डी, उन चार ऑप्शंस के अंदर से भी हमें वही ऑप्शन ढूंढना था जिसमें हमारे पास में 9 ही टोटल आ जाए। तो जैसे मान लो कि जो चार ऑप्शंस थे तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन है उन्होंने दे दिया 4e एंड देन 5e, 4e एंड देन उन्होंने दे दिया 6e देन -e। तो ये हमारे पास 9 ही आ रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो सकता है। 6 + 4 10, 10e में से एक ही गया तो 9e, तो ये हमारा सही ऑप्शन था। लेकिन एक जगह प्रॉब्लम थी, बच्चे जहाँ गलती कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या है बच्चों कि ये जो ई है ना, ये सबसे छोटा वैल्यू है चार्ज का, इससे छोटा वैल्यू चार्ज का नहीं होता। तो अगर कोई ये बोलता है कि जैसे 0.5e या 3.5e, तो ये 0.5e पॉसिबल नहीं है, ये ई से छोटा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। हमेशा चार्ज ई के मल्टीपल में ही चलता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ऐसा ऑप्शन हमें मिल जाए 3.5p, देन दूसरा ऑप्शन मिल गया हमें 4.5p और तो हमारे पास ये वैल्यू हो गया 80 एंड तीसरा ई मिल गया। तो दिस इज़ रॉन्ग। टोटल भले ही 9 ही आ रहा है इनका, फिर भी ये रॉन्ग है क्योंकि हमारे पास 3.5p का मतलब है 3e + 0.5p। अब 0.5p तो हो ही नहीं सकता ना चार्ज, तो ये रॉन्ग था, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन यही जा रहा था। तो हमें बेसिकली क्या करना था कि इनिशियल टोटल चार्ज और फाइनल टोटल चार्ज चेक करना था। अगर वो हमारे पास इक्वल आ रहे हैं तो इट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है। तो अगर एग्जाम में आता है कि राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो हम लिखेंगे टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख देंगे। अब उसके बाद में बात आती है कि एनसीईआरटी में क्या प्रॉब्लम्स दी है। तो चलो इस टॉपिक पर बेस्ड एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो हम लोग कवर कर लेते हैं चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर। चलिए क्वेश्चन करते हैं जी। तो यहाँ देखिए कि व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, जब एक ग्लास रोड को रब करते हैं, व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर ऑन बोथ, तो सिल्क पे भी चार्ज आता है, ग्लास रोड पे भी चार्ज आता है। अ सिमिलर फिनोमिनन इज ऑब्जर्व्ड विथ मैनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये कह रहा है कि ये जो रबिंग वाली फिनोमिना है जिसमें ग्लास और सिल्क को रब कर रहे हैं, इसमें जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ है वो कैसे फॉलो हो रहा है आप समझाइए। तो सबसे पहली चीज़ सेलेक्ट एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम कौन है, सिल्क प्लस ग्लास, ये हमारा सिस्टम है। चलो हमने सिस्टम सेलेक्ट कर लिया। नाउ अब हम इसकी बात करें तो ये सिस्टम हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं। अब इसमें क्या होता है, रबिंग से पहले अगर देखें तो रबिंग से पहले मुझे सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है। क्यू सिस्टम, मुझे सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना बिफोर रबिंग, तो क्यू टोटल निकालना है इनिशियली। लेकिन ये ध्यान रहे कि हम हमेशा सिस्टम का टोटल चार्ज निकालेंगे। सिस्टम कौन है हमारा, सिस्टम हमारा है सिल्क प्लस ग्लास, हमारा सिस्टम है सिल्क प्लस ग्लास, ये दोनों मिला के हमारा सिस्टम है। तो रबिंग से पहले
और रबिंग के बाद हम टोटल चार्ज निकालेंगे। तो अभी तो मैं मान रहा हूँ कि सिल्क जो है इसके पास में टोटल चार्ज 0 है। कैसे 0 है? तो मैं मान रहा हूँ कि सिल्क के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। जितने सिल्क के अंदर प्रोटॉन है, अभी कुछ नहीं बोला जाए तो हम यही लेंगे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर है। तो एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, बट नेगेटिव में होता है। तो दोनों का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो टोटल चार्ज जो निकालेंगे हम सिस्टम का, तो उसमें सिल्क का भी लिखेंगे और ग्लास रोड का भी लिखेंगे। तो सिल्क का जो टोटल चार्ज है वो अभी 0 है, ग्लास का भी 0 है, तो हमारे पास सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो 0 आ गया। अब जब रबिंग होती है तो सम इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं ग्लास रोड से और सिल्क में चले जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास से ट्रांसफ़र होके सिल्क में चले जाते हैं। तो लेट से कि n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए और वो ग्लास से निकल के सिल्क में चले गए, तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये जो सिल्क क्लॉथ है इस पे आ जाता है नेगेटिव। तो अगर n इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो जो ग्लास रोड है आपकी उस पे जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा +Ne, और जो आपका ये सिल्क है इस पे जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा -Ne। तो अगर मैं अब सिस्टम का फिर से टोटल चार्ज निकालूं, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम फाइनली, तो अभी मैंने ये इनिशियल चार्जेस निकाले थे, अब मैं सिल्क का फाइनल चार्ज लिखूँगा, अब मैं सिल्क का फाइनल चार्ज लिखूँगा और मैं ग्लास का भी फाइनल चार्ज लिखूँगा। तो सिल्क पे अब सिल्क पे आ गया है -Ne और ग्लास पे आ गया है +Ne। अगर मैं टोटल करूँगा तो 0 आ गया। तो मेन चीज़ क्या हुई कि सिल्क पे चार्ज 0 से चेंज होके -Ne हो गया, ग्लास पे 0 से चेंज होके +Ne हो गया। बट अगर मैं बात करूँ सिस्टम के, तो सिस्टम का तो पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। तो यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि Q इनिशियल ऑफ सिस्टम इक्वल टू Q फाइनल ऑफ सिस्टम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही तो बोलता है कि सिस्टम का जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। सिस्टम के अंदर ये जो बॉडीज़ होती है तो हो सकती है, जैसे इसमें सिल्क और ग्लास है, 2 है, 3 हो सकती है, तो इन बॉडीज़ पे चेंज हो सकता है, बट सिस्टम पे चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग इस पर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास NCERT से है, तो ये है, इट इज़ बिलीव्ड दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, देखो ये माना जाता है, मतलब विश्वास किया जाता है, सच में तो कोई किसी ने देखा नहीं है, पर ये मानते हैं कि भाई प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं ना वो दे आर देमसेल्फ बिल्ड ऑफ आउट ऑफ मोर एलिमेंट्री यूनिट्स कॉल्ड क्वार्क। कि भैया ये जो प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन जो होता है ये क्वार्क पार्टिकल से मिलके बना है, और ये जो न्यूट्रॉन होता है ये भी क्वार्क पार्टिकल से मिलके बना है, ऐसा बिलीव करते हैं। बल्कि अकेला क्वार्क तो ऑब्जर्व नहीं हुआ है, पर ऐसा मानते हैं कि भाई प्रोटॉन जो है वो भी क्वार्क पार्टिकल से मिलके बना है और न्यूट्रॉन जो है वो भी क्वार्क पार्टिकल से मिलके बना है, ये विश्वास किया जाता है, इट इज़ बिलीव्ड। तो चलिए ये प्रोटॉन के लिए भी ऐसा मानते हैं और न्यूट्रॉन के लिए भी ऐसा मानते हैं। फिर उन्होंने बोला कि भाई क्वार्क तो बहुत सारे होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क ईच। अच्छा ये तो और भी अच्छी बात है कि भैया प्रोटॉन जो होता है वो भी 3 क्वार्क पार्टिकल से मिलके बना है, 1 2 3, और न्यूट्रॉन जो है जी वो भी 3 क्वार्क पार्टिकल से मिलके बने हैं, 1 2 3। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला है कि सो कॉल्ड अप क्वार्क डिनोटेड बाई Q। अच्छा इन्होंने बोला है कि भाई क्वार्क की भी अब दो टाइप है, एक इन्होंने बोला अप क्वार्क और दूसरा जो इन्होंने बोला है वो इन्होंने बोला है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क के लिए इन्होंने बोला है छोटे u से लिखेंगे, डाउन क्वार्क को d से लिखेंगे। तो ये नई बात इन्होंने और बताई है कि ये जो क्वार्क पार्टिकल है ये अप और डाउन दो हैं, एक अप है और एक डाउन है, अप को u से लिखते हैं, डाउन को d से। फिर आगे कह रहे हैं कि अप क्वार्क के पास जो चार्ज होता है वो 2/3e होता है, प्लस का 2/3e। चलिए और डाउन क्वार्क पे कितना होता है,
तो डाउन क्वार्क पे इन्होंने बोला माइनस का होता है 1/3e। चलो फिर आगे ये बोल रहे हैं क्वार्क ऑफ अदर टाइप्स ऑल्सो फाउंड विच गिव राइट टू डिफरेंट अनयूजुअल वैराइटीज ऑफ मैटर। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि भैया ये 2 क्वार्क ही नहीं होते, और भी होते हैं। जैसे एक होता है इस चार्म क्वार्क, इस तरह से स्ट्रेंज क्वार्क, और भी होते हैं, बट वो अलग प्रॉपर्टीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उनके बारे में इन्होंने नहीं बताया है। फिर आगे ये कह रहे हैं सजेस्ट द पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये हमें ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये 3 क्वार्क पार्टिकल से बना है, तो वो 3 कौन है? तीनों अप है या तीनों डाउन है या फिर 2 अप हैं? भाई इसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रोटॉन में तीनों ही अप से बना है, या फिर 2 अप 1 डाउन है, या फिर 2 डाउन 1 अप है, या तीनों डाउन है। तो अपने को ये बात समझानी है इनको। चलो तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के अंदर हम लोग मान लेते हैं कि भैया टोटल तो 3 क्वार्क है, तो हम ये मान लेते हैं कि x अप क्वार्क है, x जो है वो अप क्वार्क है। तो 3 माइनस एक्स जो होगा, टोटल 3 है, तो 3 माइनस एक्स डाउन क्वार्क हो जाएंगे। अब चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो प्लस ही होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन के लिए भी ऐसा ही मान लेते हैं कि भाई न्यूट्रॉन जो है वो भी क्वार्क पार्टिकल से मिलके बना है, तो न्यूट्रॉन के लिए भी मान लेते हैं कि भैया एक्स तो अप है और टोटल 3 है, तो 3 माइनस एक्स जो है वो डाउन है। तो फिर इसका मतलब है कि चार्ज ऑन न्यूट्रॉन लिखो पहले, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन वो तो 0 होता है। अच्छा, अब चार्ज ऑफ प्रोटॉन में एक्स अप क्वार्क है, तो एक अप क्वार्क के पास होता है 2/3e प्लस में, ये एक अप क्वार्क के पास होता है, तो x के पास इंटू एक्स। फिर डाउन क्वार्क कितने हैं? 3 माइनस एक्स। अगर x अप है तो 3 माइनस एक्स क्या है? डाउन। तो 3 माइनस एक्स डाउन क्वार्क है, और एक डाउन क्वार्क के पास होता है -1/3e इक्वल टू ई हो गया। ये तो इक्वेशन प्रोटॉन की हो गई। अच्छा, न्यूट्रॉन की भी इक्वेशन लिख दो, x अप क्वार्क है तो इक्वेशन सेम ही हो जाएगी कि भैया x तो अप क्वार्क है और 3 माइनस एक्स डाउन क्वार्क है, तो इक्वेशन तो सेम ही हो गई। बस राइट साइड में ये है कि न्यूट्रॉन का टोटल चार्ज 0 होता है, 0। अब क्या होगा यहाँ पे? तो इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास में ऊपर की तरफ क्या आ रहा है? तो ई को तो हम कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेके हम कैंसिल आउट कर देंगे। ई जब कॉमन आ जाएगा तो ये ई यहाँ से कट जाएगा। चलो जी, अब यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2x/3, और यहाँ पे इस साइड में हमारे पास बच जाएगा प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -1/3 इंटू 3 -1 प्लस x/3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गया, दैट इज़ इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या बचाएगा? कैंसिल होके 1 बच जाएगा। तो हमारे पास आ गया 2x/3 प्लस x/3। तो भैया जी ये हमारे पास हो गया 3x/3 -1 इक्वल टू 1, तो 3x/3 इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा 2, सो 3x इक्वल टू 6, ये कट गया यहाँ से, तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू 2। तो हमारे पास भैया जी अप क्वार्क कितने आ गए? 2 अप क्वार्क आ गए। डाउन क्वार्क कितने होंगे? 3 माइनस एक्स, 3 माइनस 2, मतलब एक डाउन क्वार्क है। तो इसमें 2 अप क्वार्क हैं और एक डाउन क्वार्क है। तो प्रोटॉन का जो कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोटॉन का जो कॉम्बिनेशन हो गया वो हो गया अप अप डाउन, यू यू डी। अच्छा, न्यूट्रॉन में क्या होगा? तो ये 0 आ रहा है इधर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2xe/3, और इधर हमारे पास आएगा 3 से 3 कट जाएगा ये, तो माइनस में ई आ जाएगा, और ये प्लस xe/3 इक्वल टू 0। 2xe/3 में से xe/3 गया तो हमारे पास बच गया xe/3 माइनस ई इक्वल टू 0।
तो x बाई 3 ई इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे हम देखें 2 - 1 तो बिल्कुल सही है, 2x/3 और ये हमारे पास हो रहा है प्लस x/3, सॉरी ये तो ऐड हो रहा है इसमें, तो बच्चों ये हमारे पास बन रहा है यहाँ पे 3x/3 बन रहा है। तो 2x/3 प्लस x/3 3x/3, अब ये 3 कट गया और ये माइनस (=0), तो x e इक्वल टू ई और x इक्वल टू 1। बट बेटा ध्यान देने का बात ये है कि यहाँ पे x जो है वो हमने अप क्वार्क लिए, तो ये हमारे पास 1 आया। अब डाउन क्वार्क कितने हो जाएंगे, 3 - 1, मतलब 2 डाउन क्वार्क हो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास 1 अप क्वार्क होगा और 2 डाउन क्वार्क होगा। तो अगर न्यूट्रॉन का हम कंपोजिशन देखें तो हमारे पास हो जाएगा अप डाउन डाउन UDD। तो एक तरीके से ये हमें टोटल चार्ज का कंसेप्ट लगाया है कि अगर प्रोटॉन मेरा एक सिस्टम है, प्रोटॉन मेरा एक सिस्टम है तो इसका टोटल चार्ज प्लस ही है। तो इसमें अगर 3 पार्टिकल भी हैं, इसमें क्वार्क पार्टिकल भी है, तो मैं अप क्वार्क का चार्ज लिखूँगा, डाउन क्वार्क का चार्ज लिखूँगा और टोटल वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर आएगा। अब अप कितने डाउन कितने, तो मुझे इतना पता है टोटल 3 है, तो मैं x अप मान लूँगा तो 3 - x डाउन हो जाएगा और यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। सेम ऐसे ही कि भैया न्यूट्रॉन के अंदर x अप क्वार्क है तो उनका चार्ज लिख दिया, टोटल 3 पार्टिकल है तो 3 - x डाउन क्वार्क है उनका चार्ज लिख दिया, और उनका टोटल करूँगा तो न्यूट्रॉन का टोटल चार्ज 0 होता है। इससे भी मैंने सॉल्व करके x निकाल दिया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ नए टॉपिक को समझेंगे। थैंक यू।